Hello students of class 10th. We are on the chapter डेमोक्रेसी. हम डेमोक्रेसी चैप्टर पढ़ रहे थे. लगभग ये चैप्टर एंड होने की कगार पर है. अब इसमें अब आप लोगों का एक टॉपिक है वेरियस थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी. जिनके पास बुक्स है वो पेज नंबर 78 पे आए. वेरियस थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की डिफरेंट थ्योरीज की बात की जाएगी अब इसमें. तो अब बात यह है कि वेरियस थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या है. पहले तो हम इसमें थ्योरीज 5 थ्योरीज के अंदर उसकी हम बात करेंगे, लेकिन थ्योरीज का मतलब क्या है. थ्योरीज का मतलब यह है कि डेमोक्रेसी को जितने भी स्कॉलर्स थे, जितने भी वो लोग थे जिन्होंने डेमोक्रेसी को समझना चाहा और लोगों को समझाना चाहा, उन्होंने उसको अलग अलग तरीके से देखा. और ये बात सही भी है. आज मैं 10 जनों को खड़ा कर दूँ और डेमोक्रेसी का मीनिंग पूछूँ तो ठीक है, कुछ चीज़ें बेसिक हैं जो हैं वो तो सब सेम बोलेंगे, लेकिन उन लोगों के ओपिनियन डेमोक्रेसी के बारे में अलग होंगे. कोई डेमोक्रेसी को अच्छा मानता होगा, कोई बुरा मानता होगा, कोई किसी तरीके से देखता होगा, कोई किसी तरीके से देखता होगा. ये 5 थ्योरीज उनके बारे में ये कि डेमोक्रेसी को किन किन नज़रिए से लोगों ने देखा. तो 5 थ्योरीज के पहले नाम है. पहला है ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी. ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी. सेकेंड प्लूरलिस्ट थ्योरी, एलिटिस्ट थ्योरी, मार्क्सिस्ट थ्योरी एंड सोशलिस्ट थ्योरी. ये 5 थ्योरी के नाम हैं. इसके बाद हम इनको एक एक को ढंग से समझ के और लिखेंगे. तो पहले आप इन 5 पहले वेरियस थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी लिखकर इन 5 के नाम लिख लीजिए. सो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं कि इन एक एक थ्योरीज को, जो 5 थ्योरी के मैंने नाम लिखा है, तब हमने डिटेल में समझेंगे और लिखेंगे. तो पहली थ्योरी है ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी. पहली थ्योरी का नाम क्या है? आपकी बुक में भी है फर्स्ट थ्योरी का नाम ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी. देखिए, ये थ्योरी थोड़ी लेंदी है बुक में, लेकिन सबसे सिंपल भी यही है. सिंपल कैसे है? ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी में बेसिक्स ऑफ डेमोक्रेसी आते हैं. जो डेमोक्रेसी के बारे में हम बेसिक बातें सीखते हैं. क्या सीखते हैं? कि लीडर्स इलेक्टेड बाय द पब्लिक एंड दे आर आंसरेबल टू द पब्लिक. ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ. सब इक्वल हैं, सबके ओपिनियन सुने जाते हैं डेमोक्रेसी में. डेमोक्रेसी में एक जुडिशरी होती है, न्यायपालिका होती है, जो इंडिपेंडेंटली काम करती है, किसी के भी हस्तक्षेप के बिना. कोई उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है, किसी का भी उस पर रूल नहीं चलता, दबाव नहीं है. जो हमारे कोर्ट्स काम करते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं. तो ये सब बेसिक बातें हैं डेमोक्रेसी के बारे में जो मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ. यही ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी है. इस थ्योरी को तो हर कोई मानेगा, मैं भी मानूंगा, आप भी मानेंगे. बस फर्क इतना ही, यहाँ हमारा नाम नहीं होगा. ये स्कॉलर्स हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं. इन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी, इन लोगों को समझाया. कुछ तो इनमें ऐसे हैं जैसे अब्राहम लिंकन जैसे, जो प्रेसिडेंट भी रहे अमेरिका के. और ये फिलोसोफर थे रोशियो, मॉन्टेस्क्यू, लॉक. बुक्स लिखी थी इन लोगों ने. अगर आप लोगों को याद हो तो क्लास 9th फ्रेंच रेवोल्यूशन में इन लोगों के नाम थे. इन्होंने बुक लिखी थी टू ट्रीटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट. ये बुक्स लिखी थी इन लोगों ने, रोशियो, मॉन्टेस्क्यू, लॉक ने. तो उन सब बुक्स में इन्होंने यही आइडिया दिए थे कि कैसे डेमोक्रेसी को बढ़ावा दिया जाए फ्रांस में, कैसे इक्वलिटी हो, लोगों के ओपिनियन को सुना जाए, जो कि फ्रांस में कुछ भी नहीं हो रहा था उस समय पर. होपफुली आप लोगों को याद होगा. वैसा आप लोग 10th में आ गए तो आप लोगों को पूरा हक है कि आप 9th की पढ़ाई भूल जाए, है ना. ऐसा होता है ना. चलिए, तो अब इसमें क्या था कि रोशियो, मॉन्टेस्क्यू, अब्राहम लिंकन और लॉक, ये वो लोग हैं जो इसके सपोर्टर्स थे, जो इस थ्योरी को मानते हैं. और इस थ्योरी में क्या है? बेसिक्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो हम पढ़ते हैं कि रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पब्लिक, दे आर आंसरेबल टू द पब्लिक, पब्लिक को ओपिनियन रखने का पूरा हक होता है, सब लोग इक्वल होते हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है. वो कॉमन चीज़ें आप डेमोक्रेसी के साथ जोड़ते हैं, वो सब ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी का पार्ट है. चलिए, तो आप ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद इन स्कॉलर्स के नाम लिखेंगे जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है. फिर उसके बाद लिखेंगे, अब मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, हेडिंग डालेंगे इन स्कॉलर्स के नाम लिखने के बाद, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी, CHARACTERISTIC, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी. इसमें फर्स्ट लिखेंगे पॉइंट, द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट should be in accordance with the liberal and democratic constitution. The formation of government should be in accordance with the liberal and democratic constitution. That is the principle of limited rule should be followed. ऐसे आप लोग दैट इज लिखेंगे, पहले ही बता चुका हूं. दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ
लिमिटेड रूल शुड बी फॉलोड। देखिए क्या है फर्स्ट पॉइंट का मतलब कि जो गवर्नमेंट बनेगी किसके अनुसार बनेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार बनेगी। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज लिख रही है, चुनाव कैसे होंगे, कौन वोट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, कितनी एज वाला वोट करेगा, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ सकता, चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, कौन उसकी डेट्स निर्धारित करेगा, कौन रिजल्ट का दिन बताएगा, कैसे वोट्स गिने जाएंगे, कौन गिनेगा। यानी कि पूरा प्रोसीजर किसके हिसाब से चल रहा है, किसी वीआईपी के हिसाब से, किसी नेता, किसी जनता के हिसाब से नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हमारे देश का जो कानून है उसके हिसाब से। तो हर चीज कानून के हिसाब से चल रही है डेमोक्रेसी में। सबसे ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी में पहला पॉइंट ये है कि सबसे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगी। और पावर और लिमिटेड रूल, लिमिटेड रूल मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि जो नेता या मंत्री चुन के गया वो लोगों पे हावी होके बैठ जाएगा, नहीं, लिमिटेड रूल होगा, वो जनता के सुनेगा और जनता रूल करेगी। हम जब डेमोक्रेसी के फीचर्स पढ़े तो उसमें लिखते भी है जनता का रूल है। जनता का रूल क्या मतलब है कि रूल फाइनली अल्टीमेट कौन कर रहा है, अल्टीमेट रूल किसका है, जनता का है, पीपल्स रूल है। तो नेता तो बस एक यूं है कि उनको ट्रस्टी है, उन्हें पावर दे दी गई किसके द्वारा, जनता द्वारा, क्योंकि वो जीत के आए। अगर वही नेता हार जाता तो क्या उसके हाथ में पावर होती, नहीं। तो मेनली पावर किसके हाथ में है, जनता के हाथ में, पीपल्स के हाथ में, जो नेताओं को या रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के संसद या विधानसभा भेजते हैं। तो पहला पॉइंट होपफुली आपको समझ में आया होगा। सेकेंड पॉइंट इसमें आपको लिखना है, द बेसिस ऑफ द पावर ऑफ गवर्नमेंट, द बेसिस ऑफ द पावर ऑफ गवर्नमेंट इज द विल ऑफ द पीपल। द बेसिस ऑफ द पावर ऑफ गवर्नमेंट इज द विल ऑफ द पीपल। सो the government is merely a trustee of political power. The government is merely a trustee of political power. अब देखिए ये पॉइंट बहुत अच्छा समझने लायक है कि गवर्नमेंट का बेसिस क्या है, गवर्नमेंट बनी किस पे है, विल ऑफ द पीपल पे, WILL, विल। विल का मतलब होता है इच्छा, विल का मतलब क्या होता है, इच्छा। देखिए आप लोग बिना किसी शर्म के जो वर्ड्स में लिखा रहा हूँ इंग्लिश में उनका रफ कॉपी में या एक कॉपी बना लीजिए जिसमें या तो इंग्लिश में मीनिंग लिख लीजिए या हिंदी में लिख लीजिए, ताकि बाद में जब मैं नहीं होऊंगा या आप लोग घर पे रिवाइज कर रहे हैं अकेले तो उसको आप लोग समझ सके। यूँ ना कि हमने उस टाइम क्या पढ़ा था हम तो भूल गए और 2-4 वर्ड्स की वजह से पूरा आंसर ही गया। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए आप लोगों के साथ। तो आप लोग जो वर्ड्स समझ में नहीं आते, मैं उनको स्पेलिंग भी बोल रहा हूँ, उनके मीनिंग भी बोल रहा हूँ, उन्हें लिख लें कहीं पे, रफ कॉपी में लिख लें, कोई कॉपी बना लें जिसमें सिर्फ मीनिंग हो। तो विल, WILL का मतलब है इच्छा, है ना, विल ऑफ द पीपल। सो द गवर्नमेंट इज मेयरली ए ट्रस्टी ऑफ पॉलिटिकल पावर। देखिए इसका मतलब क्या है, मैंने अभी पहले पॉइंट में इसका जिक्र करा थोड़ा सा। गवर्नमेंट किसने बनाई है, लोगों ने, लोगों की इच्छा के अनुसार गवर्नमेंट बनी है। जैसे मान लो कोई भी सरकार राजस्थान में बनती है, फॉर एग्जांपल राजस्थान में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, किसके इच्छा के अनुसार बनी, जनता की इच्छा के अनुसार। क्यों, क्योंकि जो MLA चुन के गए वो किसने चुने, जनता नहीं चुने। ठीक है, अब बात क्या होती है कि अगर जनता की विल थी तो पावर तो नेताओं को या एक गवर्नमेंट को किसने दी है, पीपल ने दी है, जनता ने दी है, आम पब्लिक ने दी है। तो वो तो सिर्फ ट्रस्टी है उसके, ट्रस्टी। फॉर एग्जांपल आज गवर्नमेंट है कांग्रेस की, हो सकता है 5 साल बाद चुनाव हो तो कांग्रेस हार जाए, बीजेपी शासन में आ जाए, फिर 5 साल बाद हो तो बीजेपी जाए और कांग्रेस आ जाए, हो सकती है ना ये चीजें। तो वो तो सिर्फ ट्रस्टी है, उसको उधार लेके उसका यूज कर रहे हैं, हमारे पास पावर है और हम रूल कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। हो सकता है 5 साल बाद चुनाव हो तो पावर जनता गवर्नमेंट से एक गवर्नमेंट छीनकर दूसरे गवर्नमेंट को दे दे। ट्रस्टी मतलब सिर्फ एक उधार लेकर, मतलब उसके संरक्षण कर रहे हैं हम पावर का। पावर किसकी है, अल्टीमेटली जनता की, लोगों की। ये तो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं बातों को। पब्लिक की पावर है, उसके ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी मतलब हम सिर्फ उसको उधार लेके उसको मतलब यूज कर रहे हैं पब्लिक के लिए। हमको डेवलपमेंट भी किसका करना है, पब्लिक का। ठीक है, तो मेयरली इसमें वर्ड था, स्पेलिंग है MERELY, मेयरली। ट्रस्टी TRUSTEE, पॉलिटिकल, ट्रस्टी ऑफ पॉलिटिकल पावर। थर्ड पॉइंट इसमें लिखेंगे आप, द पर्सन शुड गेट लिबर्टी एंड फंडामेंटल राइट्स। द पर्सन शुड गेट लिबर्टीज एंड फंडामेंटल राइट्स एंड टू प्रोटेक्ट them a free and fair judiciary is required. And to protect them a free and fair judiciary is required. Judiciary की स्पेलिंग JUDICIARY, और मतलब क्या जुडिशरी का, न्यायपालिका, जो हमारे कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए इस पॉइंट का मतलब क्या है कि हर पर्सन के पास लिबर्टी का मतलब लिख लीजिए आप लोग, अगर हिंदी में लिखने जाते हैं तो आज़ादी। फंडामेंटल राइट मतलब कि हमारे मौलिक अधिकार जो हमें दिए गए हैं, कि हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हम किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं। राइट टू इक्वलिटी, ये जो 6 राइट्स हैं मैं कभी डिस्कस करूँगा, वैसे आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़े होंगे। ठीक है, ये जो हमारे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं,
ये हमें दिए गए हैं, लिबर्टी हमें, आज़ादी हमें दी गई है। अच्छा, अब इन लिबर्टी का, इस फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाए तो, कोई इसे तोड़े तो, कोई हमारे रूल्स को तोड़े तो उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? जुडिशरी। आज मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा राइट है इक्वलिटी बिफोर लॉ, और मुझे कोई गवर्नमेंट संस्थान या कोई गवर्नमेंट उससे प्रैक्टिस करने से रोकती है, या राइट टू फ्रीडम और रिलीजन में मान लेता हूँ, मैं एक हिंदू धर्म का होते हुए किसी, अगर मान लीजिए मंदिर या दरगाह में जाना चाहता हूँ तो मुझे वो रोकते हैं जाने से, तो मैं किसी कहाँ जा, क्योंकि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हर पर्सन, कोई भी पर्सन किसी भी कास्ट किसी भी धर्म का हो किसी भी धार्मिक स्थल में जा सकता है, खुद के तो जा ही सकता है, दूसरों के भी जा सकता है, वो उसकी श्रद्धा है, वो उसकी मान्यता है, आप उसे रोक नहीं सकते। ठीक है, अगर रोका जाता है तो गलत है, तो मैं किसके पास जाऊंगा शिकायत करने के लिए? कोर्ट के पास, जुडिशरी के पास, जो फ्री और फेयर है। फ्री मतलब किसी बाध्यता में काम नहीं करे, फेयरली काम करेगी, मुझे एक आम नागरिक देखेगी, ये नहीं देखेगी मैं किस कास्ट का हूँ, किस धर्म का हूँ, कितना मेरे पास पैसा है, मैं कहाँ से आता हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है ना। फ्री और फेयरली काम करेगी मेरे लिए, कौन? जुडिशरी। वो बहुत जरूरी है। फिर पॉइंट है अगला, आप लोग लिखेंगे, देयर शुड बी इंडिपेंडेंट and fair elections after a certain period. There should be independent and fair elections after a certain period and must have more than one political party and must have more than one political party. देखिए, इलेक्शंस रेगुलर इंटरवल में होते रहने चाहिए, हर 5 साल बाद, जैसे हमारे देश में होते हैं 5, 4, जो भी आप लोग चुने, हर देश का संविधान अलग है, किसी ने 4 साल लिख रखा है, किसी ने 5 साल। बात यह है, बात 4 साल 5 साल वाली नहीं है, बात यह है कि रेगुलरली होने चाहिए और जनता के पास चॉइस होनी चाहिए एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी की। आप लोग पढ़ते हैं चाइना, रशिया ऐसे देशों में एक ही पॉलिटिकल पार्टी ऑपरेट कर रही है बस, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी। तो वहाँ क्या होता है, चॉइस कम हो जाती है। अरे चुनाव ही एक पार्टी लड़ेगी तो वोट ही उसे मिलेगा। आप ढंग से सोचिए कि मैं, आप लोग मतलब चुनाव हुए किस जगह पे और आपके पास एक ही नेता है वोट देने के लिए, आप बूथ पे गए, वहाँ पे एक ही नेता का नाम है, उसको ही तो देना पड़ेगा। तो जनता के पास चॉइस नहीं होती ऐसे केस में। लेकिन डेमोक्रेसी को जो ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी वो क्या कहती है कि जनता के पास चॉइस होनी चाहिए कि एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी में किसको चुनता है, उसका चॉइस होनी चाहिए। और इलेक्शन भी फ्री और फेयर होने चाहिए और रेगुलर इंटरवल में होने चाहिए। इसका लास्ट पॉइंट आप लोग लिखेंगे, द गवर्नमेंट शुड रिस्पेक्ट पब्लिक ओपिनियंस। द गवर्नमेंट शुड रिस्पेक्ट पब्लिक ओपिनियन। ओपिनियन की स्पेलिंग OPINION, RESPECT, रिस्पेक्ट की। The public should respect the government should respect public opinion. गवर्नमेंट को किसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी? पब्लिक ओपिनियन की। पब्लिक ओपिनियन क्या है? पब्लिक की राय, क्योंकि वो चुने किसके द्वारा गए हैं? पब्लिक के द्वारा चुने गए हैं, पब्लिक का ही रूल है, तो उनके ओपिनियन, उनकी राय, उनकी समझाइश उनको सुननी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें 5 साल उन्हीं पब्लिक के लिए तो काम करना है। गवर्नमेंट को काम किसके लिए करना है? पब्लिक के लिए, उसके लिए तो बनी है। राजा बन के बैठने के लिए तो नहीं वहाँ पे बने हैं आप लोग, क्योंकि राजा जो मोनार्किकल रूल था वो तो यही था कि आप राजा बन के बैठ जाइए गद्दी पे, जो काम करना है अपने हिसाब से कीजिए। लेकिन डेमोक्रेसी को बदला गया है, डेमोक्रेसी का रूल, और उसमें क्या किया गया, अल्टीमेट पावर जनता को दे दी गई और जनता ही नेताओं को चुनती है और नेताओं किसके लिए काम करते हैं? जनता के लिए। तो उनका ओपिनियन बहुत जरूरी है। यह आपका ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी एंड हो जाता है। फिर 4 थ्योरी और बची हैं, उन्हें हम करेंगे।